हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने WBJE 2012 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बेसिकली हम कैलकुलस का क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम 2013 का क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलस का, और टोटल क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें हम जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलस का सारा एक एक करके देखेंगे। बेसिकली कैलकुलस से हमको 25 to 30 क्वेश्चंस आती है हर एक एग्जाम में। तो आप अगर कैलकुलस अच्छे से करते हो तो लगभग 40 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा, और 100 में से 40 मार्क्स अगर कवर हो गया तो बहुत मायने रखता है आपके रैंक में। आइए देखते हैं एक एक करके कैलकुलस का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, पहले खुद से ही ट्राई कीजिए, उसके बाद से आप आंसर देखिए, क्योंकि खुद से कीजिएगा तो और मज़ा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। हर एक सीट में ऐसा क्वेश्चन एक न एक रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए -1 से 1 है और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फंक्शन, इसका हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम बताए थे वहाँ पे कि जब भी -a से a है और fx इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे हमारा इवन और ऑड का कंसेप्ट आ सकता है। इवन और ऑड का क्या होता है? 0 हो जाता है जब मेरा फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन आपका ऑड हो जाए, ठीक। एंड 2 टाइम्स 0 to a fx इंटू डी एक्स हो जाता है जब मेरा फंक्शन fx इवन हो जाए, ठीक। फंक्शन fx इवन हो जाए, तो इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? देखिए -1 to 1 मेरा फंक्शन का लिमिट है, एंड आपका x to the power 2013 डिवाइड बाई e to the power mod x एंड x स्क्वायर प्लस cos x है ना। ई वाला फंक्शन देखिए, इसको आप अगर इसमें f ऑफ -x डालिएगा, जैसे हम चेक करते हैं इवन और ऑड का, तो इसमें आएगा माइनस, बाहर आएगा, लेकिन यह ई वाला और ई सब प्लस आएगा। मीन्स बोल सकते हैं कि ई मेरा ऑड फंक्शन है। जब ई ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो 0 ही आएगा। मीन्स इसमें से इसको आप हटा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, -1 to 1 अपन e टू द पावर mod x इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा अगर हम ब्रेक करें तो, ठीक। चलिए अब देखते हैं e टू द पावर माइनस ऑफ mod x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 to 1, तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एंड e टू द पावर माइनस ऑफ mod x इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि ई तो मेरा इवन है, इवन है तो 2 टाइम्स हो जाता है। इसके यहाँ से देखिए ना, यहाँ इस वाले कंसेप्ट से, ठीक। अगेन यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 से 1 में देखते हैं mod x क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। मीन्स 0 से 1 में आपका e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा, ठीक। अब याद कीजिए e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स होता है, ठीक। अब ले लीजिए लिमिट 0 to 1, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 2 टाइम्स माइनस ऑफ e टू द पावर -1 एंड अगेन आपका माइनस आएगा, एक e टू द पावर 0 कितना हो गया, 1 होता है। अगेन यहाँ पे एक माइनस आएगा, ठीक, -1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले से माइनस है और एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसको फिर से हम अरेंज कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर -1, ठीक। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इवन ऑड से एक क्वेश्चन आता ही है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल है। कंपोजिट फंक्शन का एक सवाल प्रीवियस हम 2012 का क्वेश्चन किए थे, उसमें भी था। इसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स का मतलब कि जहाँ जहाँ फंक्शन एफ एक्स है उसमें एक्स के जगह पे जी एक्स पुट करना है, ठीक। इसका मतलब हुआ, तो देखिए एफ एक्स फंक्शन क्या है, 2 टू द पावर 100 एक्स प्लस 1 है, तो उसमें जी एक्स पुट कीजिए एक्स के जगह पे, तो आपका एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा 2 टू द पावर 100 इंटू एक्स के जगह पे हम यहाँ पे जी एक्स रख देंगे प्लस 1। अब देखिए जी एक्स का डेफिनेशन क्या है, तो उसको भी अब रख देते हैं, 2 टू द पावर 100 3 टू द पावर 100 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा जी एक्स का डेफिनेशन है। एंड उसमें एक और ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड यहाँ पे आएगा, जो इसको रेशनलाइज पहले कर देते हैं। तो देखिए 3 टू 6 टू द पावर 100 इंटू एक्स एंड प्लस में आपका 2 टू द पावर 100 प्लस 1, ठीक। अब ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है कि नहीं। अब एक्स को इधर लाओ,
और उसमें से कॉमन ले लो, देखो क्या बचेगा, 6 टू द पावर 100 -1 होगा, एंड इन दोनों टर्म को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 1 + 2 टू द पावर 100। ठीक, अब क्या करते हैं, डिवाइड करो इससे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 टू द पावर 100, हम माइनस एडजस्ट कर देते हैं इसमें, देखिए 1 - 6 टू द पावर 100 बचेगा। ठीक, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स का क्या सेट हो सकता है, तो एक्स में कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, तो अगर एक्स में एक ही एलिमेंट है तो इससे सेट बनाएंगे तो कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा कि नहीं। सिंगलटन सेट क्या होता है, वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ये मेरा सिंगलटन सेट बन जाएगा। अगर एम्प्टी होता है उसमें एक भी नहीं आता एक्स का वैल्यू, और फाइनाइट सेट होता है तो उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आता है, इसमें लिखा भी है मोर देन 1 एलिमेंट, तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आसानी है कंपोजिट फंक्शन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू साइन ई टू द पावर 1/x, हमको लिमिट मांग रहा है x = 0 पे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आप लिमिट अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें सॉल्व किए होंगे। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, देखिए अगर हम x 0 लेते हैं तो e वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट मीन्स e टू द पावर इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक, तो साइन इनफाइनाइट का कुछ भी वैल्यू अगर लेंगे हम तो उसका वैल्यू -1 से 1 ही जाएगा ना, -1 से 1 ही जाएगा ना, क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 ही तक होता है। तो अगर हम साइन इनफाइनाइट लेंगे जो भी हो तो इनफाइनाइट लेंगे तो इसका वैल्यू -1 से 1 ही जाएगा, और उसमें 0 आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 इंटू समथिंग -1 से 1, 0 इंटू -1 to 1 कोई नंबर है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा ना, मीन्स इसका लिमिट भी 0 ही होगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था लिमिट का, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत बार देखने को, तो इसको ऐसे करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई करें उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो फीलिंग आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। फॉर द कर्व दिस द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओनली द पॉइंट। ठीक, ये आपका एओडी का क्वेश्चन है, एओडी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, y - y1 = dy/dx, पॉइंट मेरा है x1, y1, हम x1, y1 पर निकाल रहे हैं इंटू x - x1। ठीक, ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था एट पॉइंट x1, y1, एट पॉइंट x1 आपका एंड y1। ठीक, चलिए इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका निकालते हैं, dy/dx x² प्लस में 4xy और प्लस 8y² = 64। ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको, सॉरी पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो एक से रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2x होगा एंड प्लस इसको डिफरेंशिएट कीजिए इस टर्म को, तो x इसको यू भी रूल से करेंगे तो 4 इंटू एक्स का कर देंगे डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और y को छोड़ देंगे, फिर 4x को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अगेन इसको कीजिए 8y² को, तो 8 और y² कीजिएगा तो 2y इंटू dy/dx। ठीक, अब 64 है उसका 0 हो जाएगा। अब dy/dx हमको चाहिए तो कॉमन ले लीजिए dy/dx यहाँ से, और इन दोनों टर्म को भेज सकते हैं उधर, या 2 से काट सकते हैं कुछ टर्म, 2 2 जो 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, मीन्स dy/dx इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x प्लस 8y दिस इज इक्वल टू -x प्लस 2y। ठीक, अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका dy/dx क्या बन जाएगा, -x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8y। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी इक्वेशन है, फंक्शन का कोई भी ग्राफ है उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, समझ लीजिए इसे ग्राफ कुछ होगा, समझ लीजिए ऐसा हो गया, इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वहाँ पे dy/dx 0 होगा कि नहीं, कैसे, क्योंकि dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप यानी कि tan थीटा होता है, तो यहाँ पे देखिए अगर पैरेलल कर देते हैं एक्स एक्सिस के तो इसमें tan थीटा 0 हो जाएगा ना,
tan थीटा जीरो यानी कि स्लोप जीरो, और स्लोप का मतलब ही होता है मेरा dy बाई डी एक्स, टेंजेंट का स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो इसको जीरो कर देते हैं, देखिए इसको जीरो करेंगे तो जीरो करने पे हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस में x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8y इक्वल टू, अगर जीरो करते हैं तो यहाँ से ई वाला टर्म जीरो होना पड़ेगा, मीन्स x आपका प्लस 2y इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप एक काम कीजिए, x को y के टर्म में ले लीजिए, ठीक। अब इस एक इक्वेशन ई बन गया, और एक मेरा शुरू में इक्वेशन गिवन था ई इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो। अब दोनों इक्वेशन से हमको चाहिए x और y, तो दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए x बराबर माइनस 2y है, तो माइनस 2y टू द होल स्क्वायर एंड प्लस में 4, फिर माइनस 2y टाइम्स y एंड प्लस में 8y स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक। यहाँ से देखिए 4y स्क्वायर, इससे आएगा 4y स्क्वायर और इससे आएगा माइनस 8y स्क्वायर, माइनस 8y स्क्वायर और 8y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4y स्क्वायर इक्वल टू 64 मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू आपका 8 आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा। तो यहाँ से y बराबर प्लस माइनस 4 हो गया, ठीक। अगर y प्लस माइनस 4 लेते हो तो x क्या होगा, माइनस प्लस 8 होगा ना, क्योंकि अगर x प्लस 4 लेते हो तो y प्लस 4 लेते हो तो x माइनस 8 आएगा, एंड अगर y माइनस 4 लेते हो तो x प्लस 8 आएगा, ठीक। तो आपका पॉइंट हो गया क्या क्या, एक माइनस 8,4 एंड आपका प्लस 8,-4, दो इक्वेशन, दो पॉइंट आ गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन किस ऑप्शन में जो भी है आपका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको ऐसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा जेई मेंस में भी, तो वहाँ पे भी उसका भी हम लोग करने वाले हैं जल्द ही, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स हमेशा जीरो होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को देखिए। इंटीग्रेशन का एक बोल सकते हैं आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दिखने में ही दिख रहा है कि इसमें क्या क्या लिख दिया गया है, n+1 n-1, x यहाँ पे x/2 यहाँ पे, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो आसान हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा इंटीग्रेशन का। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, खुद से इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। इंटीग्रेशन का एक आसान बोल सकते हैं क्वेश्चन है, ठीक। चलिए यहाँ पे दोनों टर्म को तो अलग अलग हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n प्लस है 10 है, तो कैसे करेंगे। एक तरीका यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम लिमिट को दोनों को π/4 कर दें तो ऐड करने के बाद कुछ बन सकता है। उसके लिए हमको x/2 को पुट करना पड़ेगा कुछ, तो x/2 को मान लीजिए t, x बराबर 2t हो गया, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा 2 × dt। अब इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, मीन्स पहले इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। देखिए 1/2 टाइम्स 0 to π/2 tan to the power n-1 x/2 इंटू डी, इसको हम अलग से निकाल रहे हैं, ठीक। x/2 को t पुट कीजिए, तो देखिए क्या होगा, लिमिट कैसे चेंज होगा। तो अगर हम x 0 लेते हैं तो t भी 0 आएगा, अगर x हम π/2 लेते हैं तो t π/4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए tan to the power n-1 और x/2 की जगह पे आपका हो गया t, और dx की जगह पे हो गया 2 × dt, मीन्स 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1/2 है तो कैंसिल हो गया। अब इतना लिख सकते हैं tan to the power n-1 t dt। और एक और प्रॉपर्टी याद कीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं, मीन्स t है तो यहाँ पे x × dx कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है उससे, ठीक। यानी कि इस टर्म को आप इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं इतना। अब आसान हो गया आपका, देखिए कैसे, 0 to π/4 कर दीजिए और यहाँ पे tan to the power n-1 एंड x × dx कर दिए, ठीक। अब दोनों का लिमिट सेम है तो हम लिमिट इंटीग्रेशन का साइन को अलग कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, देखिए। और उसमें से आप क्या कीजिए, tan to the power tan² x कॉमन ले लीजिए। tan² x कॉमन क्यों लेंगे, tan² x नहीं, tan to the power n-1 इंटू एक्स कॉमन लीजिए, देखिए क्या बचेगा। तो इसका होगा 1 और प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, और इसका पावर में आपका हो जाएगा tan² x इंटू डी एक्स, ठीक। अब 1 + tan² x क्या होता है sec² x, ठीक। अब यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन लगाइए, कैसे, tan x को मान लीजिए t, तो यहाँ पे sec² x इंटू डी एक्स मेरा हो जाएगा dt,
मीन्स इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर tan x को t मानते हैं तो 0 करेंगे तो ये t मान चुके हैं ना, यहाँ पे इसको z मान लीजिए या p मान लीजिए, p यहाँ पे dp होगा। अगर ये 0 है तो ये आपका 0 होगा, अगर π/4 है तो 1 होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा p⁻n-1, ठीक। एंड ये आपका टोटल हो गया dp। अब इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या होता है, p⁻n-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, p⁻n-1 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई n-1 एंड प्लस 1, अगेन लिमिट मेरा है 0 to 1, ठीक। अब लिमिट रखिए तो p रखिएगा 1 तो 1n, कट गया ना, 1n तो 1 ही होगा, डिवाइड बाई ये भी कट जाएगा तो n, और 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा, मीन्स 1/n आपका आंसर हो जाएगा। 1/n ऑप्शन ए में है तो ए को टिक कर सकते हैं। ये भी एक आसानी क्वेश्चन था, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन लगाना था, यहाँ पे आपको कुछ सोचना था और उसके बाद से यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन लगाना था, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ थीटा इक्वल टू दिस देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब क्या कि एफ एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है, एफ एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और एक आपका कैलकुलस से कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एफ थीटा को f'(x) निकालते हैं, उसके बाद से उसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वैसे सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस तरह से ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से सॉल्व कीजिए। मीन सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, देखिए 2 और यहाँ पे -sin² थीटा एंड अगेन यहाँ पे +2 sin² थीटा, तो एक ही बचेगा क्योंकि घट जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस में हो गया sin⁴ थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, टोटल टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे, तो इसमें से क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बन गया आपका sin⁴ थीटा और माइनस में यहाँ पे बन जाएगा sin² थीटा, ठीक। अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं, देखिए -1/2 टू द होल स्क्वायर, ऐसे करने पे ई वाला टर्म आ जाएगा एंड -2ab कीजिएगा तो ई वाला टर्म आ जाएगा एंड प्लस b² यानी कि 1/4 ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, तो माइनस उतना हम घटा देते हैं, इसमें क्या जाता है। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, 2 - -1/4 तो ऐड हो जाएगा, मीन्स 4 2 जा 8 और 6 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये नहीं होगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 एंड माइनस में आपका हो जाएगा sin² थीटा -1/2 टू दी होल स्क्वायर। अब इसका हमको चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम पुट करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को देखते हैं, साइन थीटा -1 से 1 लाई करता है, तो sin² थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to 1 लाई करेगा कि नहीं, sin² थीटा 0 to 1, ठीक। अगर हम उसमें -1/2 करते हैं तो देखिए यहाँ से ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू -1/2 to 1/2 लाई करेगा, ठीक। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखिए स्क्वायर करने पे ऐसे हो जाएगा sin² थीटा -1/2 टू द होल स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 1/4, मीन्स 0 to 1/4 आपका लाई करेगा, ये टोटल टर्म 0 to 1/4 लाई करेगा। तो 9 में से 0 to 1/4 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 9 - 0 से आपका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 9 - 0 से 9/4 - 0 से 9/4 -1/4, ठीक। यानी कि आपका हो गया 9 में से 8 घटाए, 1 घटाएगा तो 8/4, 2 to 9/4 आपका आंसर हो जाएगा 2 to 9/4, ऑप्शन नंबर 20। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे बस यही परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, जो कि क्वाड्रेटिक में ऐसा हम लोग करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए कौन सा आसान है, यही आसान लगता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है f(x) इक्वल टू दिस देन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, मतलब LCD पूरा पूछ दिया आपसे, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों कंसेप्ट पूछ दिया, ठीक। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL देखिए, LHL निकालिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट तो इस डिफिनीशन में आएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में वही होता है कि अगर हम 2 निकाल रहे हैं तो 2 नहीं देखते हैं, 2 से थोड़ा सा छोटा देखते हैं, तो यहाँ से 2 से अगर छोटा लेते हैं तो इस डिफिनीशन में आएंगे, ठीक। तो देखिए ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 मेरा x³ - 3x + 2, ठीक, इस डिफिनीशन में आ गए। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो 8
to 10 मीन्स 6 में 4 हो गया। ठीक, अब RHL निकालते हैं। RHL जब भी देखेंगे तो इस डिफिनीशन में आएंगे। ठीक, x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 हो जाएगा। फिर और यहाँ पे 2 पुट कीजिए तो 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9 टू 18, 26 और 2 28 और यहाँ से 2 टू 4 24, 8 में से 24 घटाइएगा तो 4 ही आएगा। ठीक, अब f ऑफ 2 निकालिए। f ऑफ 2 निकालते हैं, देखिए इस डिफिनीशन में आएंगे तो अगेन कि आपका 4 ही होगा, मीन्स LHL भी इक्वल है RHL के और f ऑफ 2 के इक्वल है, तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल टू 2 पे fx एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। कॉन्टिन्यूस भी होगा 2 पे, क्योंकि देख रहे हैं कि लिमिट जो है वैल्यू के इक्वल है, तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए। तो डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए हम चेक नहीं करेंगे, एक ट्रिक होता है ऐसे फास्ट सॉल्व करने का कि डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस वाले टर्म को। देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, कब, जब x लेस देन 2 है। ठीक, एंड यहाँ पे सेकेंड टर्म को, सेकेंड डिफिनेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसे होगा, कब, जब x ग्रेटर देन 2 हो जाए, इक्वलिटी हट जाती है, ग्रेटर देन 2 हो। ठीक, अब हमको चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD एंड RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस डिफिनीशन में आएंगे। ठीक, इस डिफिनीशन में आकर के लिमिट x टेंडिंग टू 2 पुट कर देंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12 माइनस 9, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। ठीक, एंड RHD देखिए, RHD देखिएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 इस डिफिनीशन में आएगा, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 2x 12x प्लस 9। तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12 एंड 9 21 माइनस 24 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, मीन्स दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। दोनों इक्वल हो जाता तो मेरा LHD अगर RHD के इक्वल हो जाता तो बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल हो जाता 2 पे, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, F इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट का ही है, लिमिट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 1000 एंड माइनस 1 to the power n एंड x to the power n। ठीक, तो ऐसे में हमको इससे नहीं दिख रहा है कि मेरा जो लिमिट है उसमें क्या क्या टर्म है, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड n इक्वल टू 1 रखो, तो n इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा, माइनस x आएगा कि नहीं, और n इक्वल टू 2 रखने पे x स्क्वायर आएगा। अगेन ऐसे ही 3 रखिएगा तो माइनस x क्यूब आएगा, अगेन 4 रखिएगा तो x टू द पावर 4 आएगा, एंड ऐसे आपका टर्म बढ़ता जाएगा और लास्ट टर्म क्या होगा, प्लस में आपका x टू द पावर 1000 हो जाएगा। ठीक, 1000 हो जाएगा। अब इस टर्म को देखिए, इस टर्म में एक जीपी बन रहा है कि नहीं, जीपी कैसे बन रहा है, क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट टर्म अगर हम माइनस एक्स लेते हैं और कॉमन रेशियो r लेते हैं माइनस एक्स, तो ये a है, ई आर है, ई आर स्क्वायर है, ई आर क्यू है, तो अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू के फॉर्म में बने तो मेरा जो होता है टर्म जीपी में होता है। ठीक, तो जीपी में होता है तो इसका हम एसएन निकाल सकते हैं। कैसे, एसएन का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक, ऐसे हम एसएन निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, सारे का समेशन निकालिए, देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस x इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, तो यहाँ पे कीजिएगा माइनस x टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, मीन्स 1 एंड माइनस 1 माइनस आर, आर इक्वल टू माइनस एक्स है ना, हाँ, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 1 प्लस एक्स। ठीक, ऐसे बनेगा। अब इसको देखिए, इसको क्या करते हैं हम कि x है ना, तो x से डिवाइड करते हैं इसको, x से डिवाइड करने पे देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका
माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा, x टू द पावर 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका x बाई एक्स होगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस 1 बाई एक्स आएगा। ठीक, अगर x वही तो कट गया, अगर x इन्फिनिटी को टेंड करा है तो 1 बाई एक्स कहाँ टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक, और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 0 आपका 1 आएगा, नीचे 1 आ रहा है और ऊपर में देखिए इन्फिनिटी आ रहा है, मीन्स इन्फिनिटी अपन 1 कीजिएगा तो ये आपका इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा ना, तो इसका लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी आसानी क्वेश्चन था, बस जीपी का थोड़ा यूज था, जो कि हम लोग अगर ज्योमेट्रिक आप पढ़े होंगे तो भी आसान ही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, फेवरेट क्वेश्चन आपका जेई मेंस के लिए है, ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पूछ रहे हैं कि एफ एक्स अगर e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2 टू द होल स्क्वायर है तो एफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, किस इंटरवल में, वही पूछ रहे हैं ना। तो याद कीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक, तो यहाँ पे निकालिए एफ डैश एक्स, तो आप इसको एफ डैश एक्स निकालने के लिए यू इंटू वी रूल का यूज कीजिएगा। यू इंटू वी रूल के लिए फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और बीच में प्लस, इसको छोड़ दीजिए एंड इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि एफ डैश एक्स, इसको अरेंज कर देते हैं हम, एंड इसको आप लिखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस में 2x माइनस 4। ठीक, इससे ही कट गया, मीन्स e टू द पावर x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इतना आ गया। ठीक, अब याद कीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करते थे कि एफ डैश एक्स है, इसको आप नंबर लाइन पे लेते थे। ठीक, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है एफ डैश एक्स का, उसको नंबर लाइन पे लेते थे। देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा और इसका 0 एंड 2 आएगा ना, बेसिकली 0 एंड 2 होगा। ठीक, ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा e टू द पावर एक्स, तो इसको हटा ही दीजिए, डिपेंड करेगा इस पे। तो यहाँ पे 0 एंड 2 हो गया, और 2 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, मीन्स 0 से छोटा में मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो एफ एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो एफ एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक, मीन्स आप बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एंड 0 से 2 के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, एंड अगेन 2 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, आसान ही है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एफ इज इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इंक्रीजिंग है, और एंड 2 टू इन्फिनिटी, हाँ यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 0 से 2 के बीच में, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए, let f r to a such that f is injective and this equal to this, then fx fy ये भी दे दिया है कि जीपी में है, तो अगर fx fy एंड fz जीपी में है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि fy टू द होल स्क्वायर होगा मेरा fx इंटू fz के इक्वल होगा। ठीक, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको देखिए, इसको हम यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होता है कैलकुलस का, कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आती हैं, इसको याद रखना पड़ता है। तो इसमें हमको फंक्शन सोचना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन लें जिसमें एफ एक्स इंटू एफ वाई इसके इक्वल हो जाए, कौन से फंक्शन का यूज करें कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इसके इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स वाई की। तो याद कीजिए, अगर हम मान लीजिए कि एफ एक्स को हम मानते हैं e टू द पावर के एक्स, e टू द पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लेते हैं, तो इसमें देखिए एफ एक्स ए टू द पावर के से, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ टू द पावर के वाई होगा कि नहीं, एक से एफ वाई रख देंगे। अब निकालिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मीन्स ए टू द पावर के, और यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई डाल देंगे, तो इसका हो जाएगा ए टू द पावर के एक्स प्लस के वाई, मल्टीप्लाई करने पे के एक्स प्लस के वाई, मीन्स आप बोल सकते हैं ए टू द पावर के एक्स इंटू ए टू द पावर के वाई, और इसको देखिए ई तो मेरा एफ एक्स था और ई मेरा एफ वाई था, मीन्स एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, जो कि एक दो क्वेश्चन फंक्शन में देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे, फंक्शनल इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, चलिए इसी का यूज करते हैं हम, इसका एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर के एक्स। ठीक, देखिए कैसे,
यहाँ से हम क्या करते हैं कि एफ वाई उसके होल स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ए टू द पावर के एक्स का के वाई का होल स्क्वायर होगा, ठीक। यानी कि आप बोल सकते हैं क्या कि ए टू द पावर यहाँ पे के वाई का होल स्क्वायर किए हैं तो 2ky, ठीक, ए टू द पावर 2ky। अब देखिए इक्वल है, यहाँ से एफ एक्स इंटू एफ जेड के इक्वल है, तो एफ एक्स मेरा क्या है, ए टू द पावर के एक्स है और इंटू ए टू द पावर के जेड है, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल होगा इसके, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि 2ky इक्वल होगा ए टू द पावर के टाइम्स एक्स प्लस वाई के। अब इसको कंपेयर कीजिए, तो देखिए कंपेयर करने पे आपका 2y इक्वल टू एक्स प्लस के आएगा, यहाँ पे जेड होगा, सॉरी यहाँ पे जेड होगा, एक्स प्लस जेड आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि के है यहाँ भी के है, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आएगा, यही आएगा कंपेयर करने पे। तो अगर 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ गया तो एक्स वाई और जेड एपी में होगा कि नहीं, एपी में होता है तो जो मेरा मिडिल टर्म होगा इसका 2 टाइम्स लेते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक्स वाई और जेड मेरा एपी में होगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ठीक। यहाँ पे देखो एरिया पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इसको देखिए, -4x + 5 एंड y = x + 1, ये दोनों फंक्शन को देखिए। y बराबर दिस, ये आपका बताइए ये आपका कौन सा फंक्शन है, पैराबोला है कि नहीं, पैराबोला तो गिवन है, तो पैराबोला है तो यहाँ पे ए क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड होगा कि नहीं पैराबोला, क्योंकि ए पे डिपेंड करता है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो अगर ए पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ही होगा। उसके बाद से इसका डी देखते हैं, डी देखिए, डी v² - 4ac होता है, तो 16 - 20 माइनस, यानी डी लेस देन 0 है तो हमेशा ये आपका ऊपर ही होगा, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा इसका ग्राफ। अगर x 0 पुट करते हैं तो y 5 आता है, यानी कि ऐसा ग्राफ आपका जाएगा, इसका ऐसा कुछ होगा, ठीक। चलिए ये आपका हो गया y = x² - 4x + 5 का ग्राफ, ठीक। अब देखते हैं इसका ग्राफ, तो यहाँ पे इसका देखिए m क्या है, m कहने का मतलब स्लोप, y बराबर mx + c है ना, तो m होता है स्लोप, तो m आपका 1 है यानी कि पॉजिटिव है, और x y 0 रखते हैं तो x -1 आता है, कहीं यहाँ पे कट कर रहा है, और m पॉजिटिव है तो यानी कि ग्राफ इसका ऐसे होगा, ऐसे कहीं होगा, ठीक, ऐसे ये वाला है। अब इसको और ये दोनों पॉइंट को निकाल लेते हैं तो मेरा आसान हो जाएगा। इसको निकालने के लिए दोनों को इक्वल कीजिए, मीन्स x² - 4x + 5 = x + 1, और यहाँ से इसको इधर लाते हैं तो -5x + 4 होगा = 0, तो इसको देखिए रेशनलाइज हम डायरेक्ट कर देते हैं, x = 1 और 4 आ गया, ठीक, x 1 और 4 है, तो अगर हम 1 देखते हैं तो e 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा, तो x 1 है तो y कितना है, 1 इसमें रखिएगा तो y हो जाएगा 2, और यहाँ पे x 4 रखिएगा तो y हो जाएगा 5, मीन्स ये दोनों पॉइंट हमको पता चल गया। तो अब एरिया के लिए इसको ये वाला एरिया है, तो कैसे भी आप कट कर लीजिए, या तो अपवर्ड कट कर लीजिए, ऐसे कट कर लीजिए, या हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल से भी ला सकते हैं, तो हम अपवर्ड ही लेते हैं। देखिए अपवर्ड लीजिएगा तो x है 1 to 4 एंड यहाँ पे y क्या है, तो इस डिफिनेशन में आएंगे, तो यहाँ पे y है x + 1, तो x + 1 यहाँ ले लेंगे, एंड ये माइनस में है, फिर माइनस में आपका हो जाएगा x² - 4x + 5 इंटू dx, ठीक। चलिए यानी कि यहाँ से इसको रेशनलाइज करते हैं 1 to 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा -x² एंड +4s और एक 5x एंड आपको -5 + 1 -4 इंटू dx। अब इसका फिर हम देखते हैं, इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, क्योंकि बार बार लिखने जाए, तो देखिए फर्स्ट का होगा x³ / 3 एंड इसका हो जाएगा 5/2 एंड x² एंड -4x 4 का होगा, और लिमिट मेरा है 1 to 4, ठीक, 1 to 4 है, तो इसको रेशनलाइज करने पे मेरा कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। आप रेशनलाइज करके खुद से देख सकते हैं, 9/2 आंसर इसका होगा। ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं। तो ये भी एक एरिया का मान सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक।
इसमें बेसिकली एरिया में ग्राफ ड्रॉ करना होता है और एक दो क्वेश्चन आती है जो जिसमें कि हमको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ग्राफ कौन सा ऊपर होगा कौन नीचे होगा, तो उसका वहाँ से भी हम देख सकते हैं, जिसका क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में किए थे। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं। कैलकुलस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आती है, तो अगर आप 100% कर लेते हो कैलकुलस तो मान लो 40 मार्क्स के करीब पहुंच सकते हो इससे। और मैथ्स में अगर 40 मार्क्स आ गया तो WBJ में आपका अच्छा रैंक आने से कोई नहीं रख सकता। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, यहाँ पे है log x टू दी बेस e। अब इसको ब्रेक कीजिए, यहाँ पे +1 होगा और प्लस में 1/x होगा। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम आइलेट रूल से करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, आइलेट रूल। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक आप फॉर्मूला याद कीजिए, a टू b e टू दी पावर x, अगर यहाँ पे fx हो और यहाँ पे f' हो इंटू dx हो तो इसका डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाता है, इसको लिमिट को मत लिखिए, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e टू दी पावर x fx प्लस c। याद कीजिए, आप पढ़े होंगे ये वाला, नहीं पढ़े होंगे तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है और आपको पता नहीं चलेगा। यही देखना होता है कि f(x) और f' e कैसे आएगा। अगर ई दोनों बन गया और यहाँ पे e टू द पावर x बन गया तो ई वाला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, e टू द पावर fx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम fx इसको मान लेते हैं तो log x टू द बेस e इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x और इसका 0 मीन्स e f' आएगा ही आएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। जब e f(x) और e f' तो इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं e टू द पावर x fx और मेरा लिमिट है 1 to 2, रख देते हैं 1 to 2। fx की जगह पे e इसको रख लीजिए, यहाँ पे log x टू द बेस e प्लस 1 इतना, एंड मेरा लिमिट है 1 to 2। इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2 रखते हैं तो e टू द पावर 2 एंड log आपका 2 टू द बेस e और प्लस 1 हो जाएगा, एंड अगेन 1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा e और 1 0 होता है, मीन्स इतना आंसर आएगा, e स्क्वायर टाइम्स log 2 टू द बेस e प्लस 1 माइनस e। अब बोल सकते हैं क्या कि बी आंसर होगा। ठीक, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, बस इसको याद रखिएगा लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू दिस देन f अटेंड इट्स मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है कहाँ अटेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम f' निकालते हैं, तो f' निकलेगा तो इसका होगा cos x एंड 2 cos स्क्वायर x। देखिए 2 cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2, और cos स्क्वायर x के लिए सबसे पावर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि 2 cos x एंड cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले लगा चुके हैं तो यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे cos x एंड माइनस में इसको भी हम अरेंज कर ले क्या एक ही जगह, देखिए इसको 2 sin cos x, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 sin 2x डायरेक्ट इतना। ठीक, fx मेरा इतना आ गया। अब f' निकालते हैं, देखिए f' के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos x का होता है माइनस साइन x एंड इसका कितना हो जाएगा -4 cos 2x। ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो f इसको 0 पुट करते हैं, अगर हम f' को 0 तो मेरा कितना आ रहा है वैल्यू, देखिए cos x यहाँ पे cos x है और 1 cos x कॉमन ले लेते हैं 4 sin x है। ठीक, इतना इक्वल टू 0, तो अगर दिस 0 दो नंबर 0 है तो या तो e 0 हो सकता है या तो e 0 हो सकता है। जब cos x 0 होगा तो x डायरेक्ट हम π/2 लिख देते हैं, एंड जब e नंबर आपका 0 होगा तो sin x क्या हो सकता है 1/4 हो सकता है। ठीक, sin x 1/4 हो सकता है। इस ई हो सकता है कि नहीं, इस पे हमको डाउट लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए π/4 टू x 3 π/4 दिया है, मीन्स अगर x π/4 लेते हो तो sin x कितना आएगा 1/√2 एंड 3 π/4 लेते हो तो उस पर वैल्यू 1/√2 आएगा, मीन्स 1 ऐसे लिखिए, ऐसे होगा। और हम सर्कुलर फंक्शन लेते हैं π/4 3 π/4, यानी कि यहाँ से अटेंड करेगा आपका वैल्यू यहाँ तक sin x, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1/4 जो है आपका 1/2 से भी छोटा है, मीन्स 30 डिग्री से भी छोटा एंगल लेंगे तो इधर कहीं आएगा वैल्यू 1/4, तो यानी कि ई वाला मेरा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एंगल है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही ध्यान देना है। पॉसिबल क्या है π/2 पे इसका वैल्यू निकलिए f'' का, तो देखिए कितना आ रहा है कि -1 हो गया, एंड आपका इसको कीजिएगा तो कितना होगा π/2 π4 +4 आएगा।
माने कि थ्री क्या है, पॉजिटिव है। अगर थ्री पॉजिटिव आ गया पाई बाई टू पे, एफ डैश डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या, मिनिमा मिलेगा पाई बाई टू पे, मिनिमम एट पाई बाई टू। आप ये आंसर बोल सकते हैं, सी होगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यही देखना था यहाँ पे, और यहाँ से आप सी आंसर इसका बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। इसको हम डायरेक्ट, इसका जो है ना, इसका कंसेप्ट आपका आता है पीएनसी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। फंक्शन का क्वेश्चन है बट कंसेप्ट पीएनसी से आता है, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बोल रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेट ए है मेरे पास, सेट ए में आपका इसके एलिमेंट को हम एन ए से डिनोट करते हैं, मान लीजिए इसमें एन एलिमेंट है, ठीक, और सेट बी में आपका एलिमेंट है एन बी एलिमेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, देखिए इसमें तीन केस बन सकता है। कैसा केस, एक तो ये हो सकता है कि आपका एन ए इक्वल टू एन बी हो, ये भी हो सकता है पहला केस। इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, पहला केस एन इक्वल टू एन बी हो, तो अगर एन इक्वल टू एन बी हो तो नंबर ऑफ आपका ऑन टू फंक्शन होगा कितना, एन फैक्टोरियल, ठीक ठीक, नंबर ऑफ ऑन टू एन फैक्टोरियल होगा। अब एक और केस हो सकता है कि एन ए आपका ग्रेटर देन, या एन बी, एन ए ग्रेटर देन एन बी हो। एन ए ग्रेटर मतलब जो डोमेन है उसमें एलिमेंट ज़्यादा हो को डोमेन से, तो इसके केस में आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, देखिएगा इसको, एन ए सी एन बी, एंड यहाँ पे हो जाता है आपका एन बी फैक्टोरियल इंटू इंटू एन बी। तो अगर एन ए ग्रेटर देन एन बी हो तो इसका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपका इसके इक्वल हो जाता है, एन ए सी एन बी, कॉम्बिनेशन है, सी एन बी, एन ए सी एन बी इंटू एन बी फैक्टोरियल और इंटू एन बी, ये हो जाता है, ठीक। यहाँ पे फैक्टोरियल आपको पता ही होगा। चलिए केस टू हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं केस टू। और केस थ्री अब है, केस थ्री क्या हो सकता है कि एन ए लेस देन एन बी हो जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें, अगर हम सेट ए है यहाँ पे और सेट बी है, इसमें एलिमेंट इससे छोटा हो जाए, तो अगर छोटा हो जाएगा ना तो उसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएगा। आप इसको खुद से सोच सकते हैं, अगर इसमें छोटा हो जाएगा तो फंक्शन बनाने के लिए आपको एक से एक, मतलब सारे एलिमेंट को एक से साथ होना चाहिए अटैच, ठीक। तो इसमें कुछ एलिमेंट मेरा बच जाएगा जिसका इससे रिलेशन नहीं बनेगा, तो जब नहीं बनेगा तो ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये भी एक आसानी क्वेश्चन है, बस याद रखना है, जो तीन फॉर्मूला था इसको याद रखिएगा लो, इसका क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसमें आप दिमाग लगाते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स टेंडिंग टू जीरो है, यहाँ पे 1/x² एंड प्लस, इसको हम एक साथ ले सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो एक साथ लिख देते हैं x माइनस वन एंड डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू, लिमिट ही चाहिए, मीन्स इसको और इसको दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1/x² एंड प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू 1/3 टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पे e टू द पावर एक्स माइनस वन। इसको देखिए ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं LH रूल से, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं LH रूल से। इसको, इसका लिमिट अलग से हम देखते हैं, डिफ्रेंशिएट कीजिए, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, e टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक। और इसका जीरो हो जाएगा, और e टू द पावर एक्स का तो मेरा e टू द पावर एक्स ही होता है, e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर एक्स ही होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो e 1 होगा, e भी 1 होगा, मीन्स आपका जो लिमिट इसका है 2000 log 2013 टू द बेस e होगा, ठीक, इसका लिमिट। अब हमको चाहिए इसका प्लस इसका, तो e देखिए अगर जीरो रखते हैं तो e इन्फिनिटी को जा रहा है, और इसमें अगर हम लॉग में 2013 टू द बेस e हम ऐड करते हैं तो टोटल इन्फिनिटी होगा कि नहीं, इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका इन्फिनिटी को जाएगा, मीन्स आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अब एक और लिमिट का क्वेश्चन देखते हैं।
द लिमिट ऑफ दिस एट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स एंड माइनस में आपका है रूट ओवर 1 प्लस 1/x², ऐसा है। ठीक, चलिए इसका लिमिट निकालना है। सबसे पहले इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैसे इसको रेशनलाइज करते हैं, देखिए x² + 1 डिवाइड बाई x होगा, मीन्स अगर हम साथ में लिखते हैं तो ऐसा बनेगा आपका x² + 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक, ऐसे बनेगा। अब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो क्या कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 0/0 फॉर्म बन रहा है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं LH रूल से। तो नीचे में आपका 1 आएगा और ऊपर में क्या होगा, रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसे, और x का तो हो जाएगा 1 और माइनस में इसका कीजिएगा तो 2x का हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 2 टाइम्स रूट ओवर में x² + 1 आएगा। ठीक, देखिए 2 कैंसिल कर दिए। अगर 0 रखते हैं तो 0 पे e वाला टर्म 0 को टेंड कर रहा है और e वाला टर्म आपका 1/2 × 1 मीन्स 1/2 को लिमिट टेंड करेगा। ये भी आसानी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसमें LH रूल हम लगाए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं LH रूल। चलिए इसको देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन, फॉर एनी टू रियल नंबर a and b we define a related to b if and only if this equal to this then रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखना है, यानी रिलेशन का क्वेश्चन है मेरा। रिलेशन में क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कॉमन है, आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, पहले रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं कि a रिलेटेड टू a होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी डोमेन हो इसमें खुद के साथ सारा एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। तो अगर हम इस डिफिनीशन में आते हैं, देखिए अगर मेरा a रिलेटेड टू b है ऐसे sin² a प्लस में आपका है cos² b = 1, तो a रिलेटेड टू a क्या होगा, खुद से सोचिए। देखिए a रिलेटेड टू मेरा हो जाएगा sin² a प्लस cos², यहाँ b की जगह पे a हो जाएगा ना, इतना होगा, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये 1 होता ही है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन, कुछ भी लीजिए, या a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए ही होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए सेटिस्फाई करेगा। जब ए रिलेटेड टू ए सेटिस्फाई कर गया तो मेरा फंक्शन होगा रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो सिमेट्रिक देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या देखना होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी मेरा है किसी भी रिलेशन में, तो मेरा बी रिलेटेड टू ए भी होनी चाहिए। इफ ए रिलेटेड टू बी विच इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं इससे हमारा क्या डिफिनेशन है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो डिफिनेशन गिवन है sin² a प्लस में आपका cos² b = 1। अब इसका यूज करके हमको ये लाना है, तो देखिए इसको हम cos में चेंज कर देते हैं, 1 - cos² a प्लस इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं, 1 - sin² b = 1। अभी ये दोनों टर्म है, इसको हम लेफ्ट में लाते हैं, इसको राइट में लाते हैं, इसको लेफ्ट में लाते हैं, इसको राइट में लाते हैं। तो देखिए 2 - 1 1 आएगा और इसको राइट में लीजिएगा तो हो जाएगा cos² a प्लस में आपका sin² b। तो sin² b को इधर लिख दीजिए ना, इक्वल टू आपका ये 1 हो जाएगा। मीन्स sin² b अगर cos² a 1 के इक्वल हुआ तो डिफिनीशन से हम बोल सकते हैं कि b रिलेटेड टू a होगा। दिस इंप्लाइज b रिलेटेड टू a। क्यों? क्योंकि अगर a रिलेटेड टू b दिस है, देखिए a रिलेटेड टू b क्या है, a रिलेटेड टू b मेरा है sin² a प्लस cos² b, तो b रिलेटेड टू e क्या हो जाएगा, sin² b प्लस cos² a। जहाँ a है वहाँ b कर देंगे, जहाँ b है वहाँ a कर देंगे, यानी कि e मिल रहा है, तो फंक्शन मेरा सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए देखना होता है कि अगर a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है तो मेरा a रिलेटेड टू c होता ही होता है, तभी ट्रांजिटिव होगा। चलिए इन दोनों का यूज करके इसको हम लाते हैं। तो a रिलेटेड टू b कहने का मतलब sin² a प्लस cos² b = 1। ठीक, एंड b रिलेटेड टू c कहने का मतलब कि sin² b एंड प्लस में cos² c = 1। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखिए ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे आपका sin² a एंड cos² c बचेगा और cos² b sin² b 1 हो जाएगा। sin² a प्लस में आपका cos² c और इसका ऐड कीजिएगा, sin² b cos² c b, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एंड 1 + 1 2, इसको इधर लाएंगे तो -1, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1। मीन्स sin² a प्लस cos² c अगर 1 आ गया तो a रिलेटेड टू c हुआ कि नहीं,
तो जब ए रिलेटेड टू सी मिल रहा है तो फंक्शन मेरा ट्रांजिटिव है, मीन्स रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो फंक्शन इक्विवेलेंस हो जाता है। ठीक, तो ईवी क्वेश्चन इजी था, मेरा फंक्शन क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर एक्सपोनेंशियल एक्स डिनोट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर, ठीक, तो एफ एक्स ऐसा है, ई टू द पावर आपका एक्स टू द पावर 1/x है, ऐसा फंक्शन है ना। और उसके बाद से बोल रहा है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल 2 to 5, 2 to 5 में इसका, एक सेकेंड, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर 1/, हाँ ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक्स टू द पावर 1/x है, और मेरा एक्स पॉजिटिव है, ई गिवन है। ठीक, हमको इसका मिनिमम चाहिए, इसका मिनिमम। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है। अगर हम लॉग ले रहे हैं तो लॉग ऑफ एफ एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 1/x होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर दिस टर्म होगा, ई टू द पावर इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन ऐसे होता है ना, ई टू द पावर एक्स वगैरह। तो अगर हम इसका हम निकाल दे मिनिमम वैल्यू, तो वही इसका मिनिमम होगा कि नहीं, ई टू द पावर एक्स, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर एक्स इंक्रीजिंग होता है। तो अगर ई इंक्रीजिंग है तो ई भी इंक्रीजिंग ही होगा। तो इसका देखते हैं मिनिमम मैक्सिमम। तो इसको कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कोई अदर फंक्शन, जैसे मान लीजिए जी एक्स अदर फंक्शन। तो अब इसका मिनिमम निकालिए, तो इसका मिनिमम निकालने के लिए जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी डैश एक्स के लिए सबसे पहले इसका हम लॉग लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, लॉग ऑफ जी एक्स ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/x टाइम्स लॉग एक्स। ठीक, अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/gx इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू आपका 1 माइनस लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना आएगा। तो यहाँ से जी डैश एक्स निकालते हैं, तो आपका जी एक्स यानी कि एक्स टू द पावर 1/x एंड 1 माइनस में लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको हम पुट करते हैं 0। तो 0 यानी कि हमेशा पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव नंबर है तो हमको इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको 0 करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स को 0 अगर करते हैं तो एक्स क्या आएगा, ई आएगा कि नहीं, क्योंकि लॉग ई 0 होता है, बेस ई है तो लॉग ई 0 होता है, तो एक्स ई हो गया, यानी कि ई पे मेरा मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। ठीक, चलिए ई पे मिनिमम ही मिलेगा, क्यों, ई पे मिनिमम क्यों मिलेगा, क्योंकि जी डैश एक्स निकालिएगा ना आप, जी डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो हमेशा नहीं मतलब ई पे पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका जी डैश एक्स जगह जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है ई पे, तो एक्स इक्वल टू ई पे मेरा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक, देखिए इसमें अब आते हैं, इसमें आते हैं, इस वाले डेफिनेशन में, इसमें। तो अगर हम ई लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 0 से, क्योंकि x 0 से बड़ा है ना, 0 से e के बीच मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यहाँ से बोल सकते हैं। और e टू इन्फिनिटी से e टू इन्फिनिटी में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इस e हम लेते हैं, e से यहाँ, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, अगर हम e लेते हैं ऐसे, इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ई लेते हैं, तो इसके बाद हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, इधर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा ना, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, मिनिमम यहाँ पे मिला है पहले, एक सेकंड यहाँ पे हम थोड़ा गलत हो गया, देखिए यहाँ पे ई पे मेरा मिनिमम मिल रहा है, एक्स इक्वल टू ई पे मिनिमम मिल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर ई पे मिनिमम मिल रहा है तो यानी कि बोल सकते हैं कि 0 से ई में मेरा फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक, 0 से ई के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, और ई टू इन्फिनाइट ले रहे हैं, उस पर मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, तभी ना ई पे मेरा मिनिमम मिलेगा, ई वाला फंक्शन को। ठीक, 0 से ई में इंक्रीज कर रहा है और ई टू इन्फिनिटी में, हाँ ई टू इन्फिनिटी में डिक्रीज करेगा तभी मेरा फंक्शन मिनिमम मिलेगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, मेरा 2 और 5 के बीच में पूछ रहा है ना, 2 और 5 के बीच में, तो ई का वैल्यू कितना होता है, 2.71 होता है, तो हमको 2 से 5 के बीच में मांग रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम होगा या तो 2 पे होगा या 5 पे होगा। कैसे, क्योंकि
0 से ई पे, मेरा ई पे मिनिमम है ना, तो 2 से ई जाइएगा आप, 2 से ई पे जाइएगा, 2 पे और 5 पे मेरा मिनिमम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ई मेरा 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा पे मिनिमम आ रहा है, तो इसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे 5 है, 2 पे मिनिमम हो रहा है, 2 पे मेरा फंक्शन gx मिनिमम हो रहा है, तो इधर से इधर इधर डिक्रीज कर रहा है, इस पे जो वैल्यू होगा इससे और छोटा आएगा कि नहीं, इधर आएगा छोटा, क्योंकि इससे इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर ई के बड़ा में इंक्रीज कर रहा है, तो इधर आपका ग्राफ ऐसा हो रहा होगा, फिर यहाँ पे फिर ऐसा हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपका 2 पे मिनिमम होगा या तो 5 पे मिनिमम होगा, तो इसमें रख देते हैं। तो देखिए 2 पे चेक करेंगे तो 2 to the power 1/2, 2 to the power 1/2, तो 2 to the power 1/2 जो मेरा है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है 5 to the power 1/5 के, ठीक, इसका हमेशा बड़ा होता है, तो बोल सकते हैं कि आपका मिनिमम इसी पे मिलेगा, 5 to the power 1/5 पे, तो अगर इससे मिनिमम मिलेगा तो मेरा फंक्शन का मिनिमम हो जाएगा e to the power 5 to the power 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है, कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले तो है कि e to the power ऐसे, तो यहाँ फंक्शन ही नहीं पता चल रहा था, तो लॉग निकालना पड़ा, तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन गिवन है ऐसे, मॉड ऑफ x-1 और प्लस में x-2, अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कि आप ग्राफ से ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ से पता लग जाएगा डायरेक्ट। दो मेथड है, एक तो ग्राफ से कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आप जैसे सॉल्व करते हैं फंक्शन वैसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ग्राफ ही से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफ से आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ग्राफ में, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 होगा और इसका 2 होगा, तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं ईच इंटरवल में। अगर हम 1 से छोटा लेते हैं तो ई नेगेटिव खुलेगा, मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि -2x-1 और ई भी नेगेटिव होगा, ई भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में x-2 होगा। कब? जब x लेस देन 1 हो गया। अगर 1 से 2 के बीच में आते हैं तो ई पॉजिटिव होगा, तो 2 टाइम्स x-1 एंड आपका ई नेगेटिव हो जाएगा, ई वाला टर्म माइनस में कर दो x-2, कब? जब आपका 1 से x 2 के बीच में, अगर 2 से बड़ा लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव आएगा, 2 टाइम्स x-1 यहाँ पे प्लस में x-2, ठीक। इसको फिर से लिखते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे -3x एंड +4 हो जाएगा, ठीक। जब x लेस देन 1 हो, और इसका देखिए 2x - x, कब? जब 1 से आपका 2 के बीच में हो, एंड ये वाला टर्म देखिए 3x - 4 हो जाएगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मीन्स स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने कितना आसान होता है। तो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 0 से 1 के बीच में आपका ई वाला ग्राफ है -3x + 4, और 1 से 2 के बीच में x है, तो 1 पे वैल्यू देखते हैं, 1 पे वैल्यू 1 ही आएगा, तो 1 मान लेते हैं यहाँ पे है, और 2 पे वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, x है तो ऐसे, और यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक, 2। अब देखिए 2 से बड़ा लेते हैं तो 3x + 4, 3x - 4 है, मीन्स 3x - 4 है, तो आपका ऐसे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो 3 आपका स्लोप पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक, ऐसा। चलिए 2 पे है, ये आपका 2 पे है, एंड 1 से छोटा में आते हैं तो ई ग्राफ है, मतलब कि डी अगर इसका स्लोप निगेटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। इसका ग्राफ है -3x + 4 का, और ये आपका ग्राफ है आपका 3x - 4 का, ठीक। यानी कि ग्राफ ये ऐसे आएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू इसी पे आ रहा है ना, x = 1 पे, तो 1 पे देख लेते हैं, ये 0 हो गया और ये आपका 1, यानी कि 1 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। 69 भी हो गया, ये भी आसानी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लेट this is denoted the greatest integer less than equal to x, then the value of the integral this -π/2 to π/2 है आपका, एंड यहाँ पे sin x इंटू cos x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो इसको एक साथ लिखिए ऐसे करके, -π/2 to π/2, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 sin इंटू cos क्या हो जाता है, sin 2x हो जाता है कि नहीं। अगर ये sin 2x है तो यहाँ से -π/2 से π/2 है, तो ये देखिए 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π to π लाई करेगा कि नहीं। अगर x मेरा -π/2 से π/2 है तो 2x - π से π लाई करेगा, मीन्स अगर हम ट्रिगोनोमेट्री याद करते हैं सर्कुलर फंक्शन, तो -π से π कहने का मतलब कि आपका
यहाँ से वैल्यू मतलब पूरा आ जा रहा है ना -पाई टू पाई। तो एक बार ले लीजिए -पाई टू 0, देखिए -पाई टू 0 क्यों? क्योंकि -पाई टू 0 लेते हैं, उसके केस में जो मेरा sin 2x है उसका वैल्यू हमेशा 0 to -1 ही आएगा। कैसे? अगर -पाई है यहाँ पे और 0 आपका यहाँ पे, देखिए ऐसे आते हैं -पाई टू 0, देखिए -पाई टू 0 आते हैं तो मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है और यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 मीन्स 0 to -1 आएगा। ठीक, अगर 1/2 करते हैं तो 0 यानी कि माइनस में 0.5 to 0 आएगा। ठीक, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कोई भी नंबर है -0.5 to 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -1 आएगा कि नहीं? देखिए कैसे, क्योंकि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि वैसा x से छोटा वैसा इंटीजर लेते हैं, एक से छोटा इंटीजर और उसमें से सबसे बड़ा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है 5, तो यानी कि 5 और 5 से जितना भी छोटा इंटीजर है, जैसे मान लीजिए 4, 3, 2, सबसे बड़ा इसमें, तो इसमें 5 ही है तो इसका वैल्यू 5 हो गया। देखिए माइनस में 0.5 to 0 लेते हैं तो इससे छोटा इंटीजर क्या क्या हो सकता है? -1, -2, -3, और इसमें सबसे बड़ा -1 ही होगा ना, मीन्स इसका वैल्यू -1 होगा इंटू dx। और फिर आप ले लीजिए 0 to पाई के बीच में sin x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से 1 तक, उसका बाई 2 कीजिएगा तो यानी कि 0 to 0.5 तक, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिएगा तो 0 ही आएगा। हो गया क्वेश्चन डन। ये 0 हो गया, अभी -1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस में x -पाई टू 0। ठीक, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ये आपका हो गया 0 और यहाँ पे आप कर दीजिएगा तो एक मिनट, -पाई/2 to पाई/2 है ना, -पाई/2 to पाई/2 है यहाँ पे, तो -पाई/2 to हम कितना ले रहे हैं? 0 ले लेते हैं। -पाई/2 to हम 0 ले लेते हैं, 0 to पाई/, हाँ -पाई/2 यहाँ पे होगा तो 0 एंड 0 to पाई/2 हो जाएगा, तो इसमें 0 हो जाएगा और इसमें आपका -1, तो यहाँ पे -पाई/2 ले लेते हैं, 0 पे 0 हो जाएगा, -पाई/2 पे आपका माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में होता है तो प्लस कर लेते हैं, तो -पाई/2 आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, -पाई/2। चलिए ई भी क्वेश्चन, ई भी आसानी क्वेश्चन था, बस हमको देखना था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कुछ इंटीग्रेशन का, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसको अच्छा बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चलेगा कैसे सॉल्व करेंगे। 0π/6 to π/3 है, एंड यहाँ पे है sin x -x cos x, एंड यहाँ पे x है और x प्लस sin x है। ठीक, इतना है। इसमें सोचना होता है कि वैसा हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में है उस टर्म में क्या कुछ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि इसका किसी एक का डिफरेंशिएशन हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, तो मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, अगर हम x प्लस साइन एक्स लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन हम लिख दें -x cos x, तो देखिए कुछ बन जाएगा, x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं x, और यहाँ पे x प्लस साइन एक्स बन गया। ठीक, इंटू dx। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, x प्लस साइन एक्स एक साथ ले लेते हैं, और यहाँ पे -x cos x उसको एक साथ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कट जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस इसको एक साथ लीजिएगा तो ई वाला कट जाएगा, यानी कि π/6 to π/3, इसको लीजिएगा तो x कट गया तो 1/x इंटू dx, फिर माइनस इसको और इसको साथ में लीजिए। देखिए अगर हम इसको t मानेंगे ना तो ई dt आएगा। कैसे? π/6 to π/3, एक इसको t मानते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइनस ले लेते हैं बाहर और x बाहर ले लेते हैं तो 1 + cos x होगा। तो इसको t मानिए, देखिए इसको t मानेंगे तो 1 + cos x dt होगा कि नहीं? dt हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, यहाँ से एक और बात, यहाँ पे अगर हम x लेते हैं तो आपका dt बन जाएगा। अगर नीचे वाले को हम t लेते हैं ना तो ऊपर वाला dt ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, 1 प्लस में आपका cos x यहाँ पे ले लें, और यहाँ पे आपका ले लें x प्लस साइन एक्स, हाँ ऐसे ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx, इतना आएगा ना, क्योंकि x और x से एक x कट जाएगा, इतना आएगा। अगर इसको हम t लेते हैं तो e
और ये दोनों dt आ रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये आपका log x है और π/6 to π/3 और माइनस में ये भी आपका log है, उसके अंदर में x प्लस साइन x है और इसका है लिमिट आपका π/6 to π/3। ठीक, अब लिमिट रखना है तो लिमिट रख करके इसका चेक कर लीजिए आंसर कौन सा आएगा। आसान है, लिमिट आप रख करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ई वाला क्वेश्चन करते हैं। fx इक्वल टू एक्स इंटू 1/x माइनस 1 और यहाँ पे 1/x और प्लस में 1/x प्लस 1 ऐसा है। इसको रीअरेंज करते हैं, इसको और इसको, देखिए क्या बनेगा। 1/x माइनस 1 यानी कि नीचे में आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 1/x। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में आपका 1। ठीक, एक और यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, x से हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा 1 और यहाँ पे x माइनस 1/x इतना ही बचेगा ना और प्लस में आपका 1। ठीक, अगर x मेरा 1 से बड़ा है, x ही है ना यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो x 2x यहाँ पे आएगा 2x अपन x स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x आएगा। यहाँ पे रेशनलाइज कीजिएगा इसको तो 2x अपन दिस आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और x कट गया, मीन्स x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इस टर्म को देखिए, ई वाले टर्म को 2/1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो पहले x स्क्वायर देखते हैं, x स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0, 1/इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर कीजिएगा ऐसे तो आपका 0 to इन्फिनिटी होगा इसका वैल्यू। एक मिनट, अगर x स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 to इन्फिनिटी है, 0 से बड़ा है, 0 to इन्फिनिटी है तो 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1/x स्क्वायर 0 to 1 आएगा इन्फिनिटी और हाँ 0 to आपका 1 आएगा। उसमें से अगर 1 घटाते हैं तो देखिए अगर 1 घटाते हैं उसमें से तो आपका यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा है तो 1/x स्क्वायर करते हैं ना तो इसका भी वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा आएगा तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है और 1 उसमें से घटाते हैं, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा मेरा हमेशा 1 से छोटा ही आएगा इसका वैल्यू। अगर 2/0 से छोटा है, नहीं 1 से छोटा आएगा ना, अगर 2/दिस करते हैं तो इसका वैल्यू तो हमेशा 2 से बड़ा आएगा, टोटल ग्रेटर देन 2। और उसमें 1 ऐड करते हैं तो यानी कि 3 से बड़ा आएगा, fx का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 आएगा। आप बोल सकते हैं कि आंसर डी हो सकता है, आंसर डी ही होगा, आंसर डी, क्योंकि हमेशा fx आपका 3 से बड़ा आ रहा है तो ई वाला होगा ही नहीं, ई वाला भी नहीं होगा, ई वाला भी नहीं होगा, तो ई वाला आंसर हो गया। कैसे, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1/x स्क्वायर है ना, तो 1/x स्क्वायर है कि जब x पॉजिटिव लेते हैं 0 से बड़ा लेते हैं तो 1/x स्क्वायर भी 0 से बड़ा आएगा और निगेटिव में x स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 1 अगर घटाते हैं तो इसका वैल्यू ऑलवेज आपका 0 to 1 आएगा, 0 to 1। अगर 0 to 1 है तो 2 करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा आएगा और 1 ऐड करते हैं तो यानी कि 3 से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक, चलिए इस तरह से कर सकते हैं। अब 69 देखते हैं, fx इक्वल टू 0 to x, यहाँ पे cos t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, इंटू डी टी, और मेरा x है 0 to 2 पाई। इसका बोल रहा है इन f कहाँ से कहाँ तक होगा, f के लिए हमको f'(x) चाहिए, तो ये f'(x) के लिए लेबनीज रूल याद कीजिए। लेबनीज रूल बोलता है कि अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x यहाँ पे आ जाता है, मीन्स cos x अपॉन जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x लीजिए और dx अपन dx की जगह तो 1 ही आएगा और 0 रखिएगा तो 0 यहाँ 0 रखिएगा, और लेकिन 0 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है तो प्लस 0 नहीं माइनस यहाँ पे होता है नीचे। लेबनीज रूल, लेबनीज रूल से हम लिखे हैं, ठीक, RULE, लेबनीज रूल से हम लिखे हैं। अब देखिए f'(x) दिस आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डिपेंड करता है cos x पे कि cos x क्या होगा। ठीक, देखिए cos x अगर हम x 0 to 2 पाई लेते हैं तो cos x लेस देन 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू आपका π/2 to
3π/2 हो जाए। ठीक, क्यों? क्योंकि याद कीजिए cos इसमें और इसमें निगेटिव होता है, मीन्स π/2 टू आपका 3π/2, और पॉजिटिव कब होगा? इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि cos x आपका ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू आपका हो जाए 0 to π/2, फिर एंड यूनियन ले लीजिए, एंड 3π/2 to 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 एंड इस यहाँ से 3π/2 to 2π, यानी कि आप यहाँ से आंसर बोल सकते हैं कि fx जो है इंक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ तक? 0 to π/2 इसमें और इसमें, और डिक्रीजिंग इसमें होगा π/2 to 3π/2। आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये भी आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, इसको देखिए, ये एरिया का क्वेश्चन है। fx इक्वल टू दिस, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, लाइन भी दिया है। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ग्राफ से आसान हो जाता है। और देखिए इसका लाइन ड्रॉ कीजिए, y बराबर x का, y बराबर x का लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और एंगल 45 डिग्री बनाएगा x एक्सिस से। ठीक, एंड x इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसे होगा, एंड x इक्वल टू 8 का ग्राफ कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस साइड का आएगा, x इक्वल टू 8 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं x टू द पावर आपका 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे इसका ग्राफ। देखिए अगर हम x1 लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, मीन्स यहाँ इसको इससे पास करेगा। ठीक, इससे पास करेगा। और x इक्वल टू 8 लेते हैं तो देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, 8 टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 to the 4 आ रहा है ना। तो अगर 1 लेते हैं तो 1 आ रहा है, अगर हम 8 लेते हैं तो वैल्यू 4 आ रहा है। तो इसका क्वाड्रेंट, इसका देखिए, इसका वैल्यू होगा 8, अगर 8 रखते हैं तो 8 और y भी 8 होगा, मीन्स 8, आएगा इसका वैल्यू। ठीक, 8 आ गया। अगर इसमें अगर 8 लिख रहे हैं तो 4 आया, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा कि नहीं? देखिएगा आपका कुछ ऐसे नहीं, इसके नीचे ही आएगा, एक सेकंड, इसके नीचे ही आएगा कि जब मेरा ऐसे y बराबर x, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे आपका 4 होगा वैल्यू, जब x क्या हो जाए, x आपका हो जाए 8 तो y 4 आएगा। ठीक, ऐसे ग्राफ होगा, मीन्स हमको एरिया ई वाला चाहिए, ई वाला एरिया। इसके लिए क्या कर देंगे, एरिया को कट कीजिए ऐसे, अपवर्ड कट कीजिए ऐसे, तो आपका लिमिट हो जाएगा 1 to 8 एंड y बराबर x है तो x माइनस इस वाले टर्म पे आइएगा तो x टू द पावर 2/3 इंटू dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन x²/2 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका 3/5 इंटू x टू द पावर 5/3 और 1 to 8 लिमिट 8 रखिए तो 16/2 हो गया कितना 64/2 यानी कि 32, और यहाँ पे माइनस 3/5 टाइम्स 32, इसका भी वैल्यू 32 ही आएगा। एंड अगेन यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 3/5। ठीक, इसको फिर से रेशनलाइज करते हैं। देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो 32 इंटू 2/5, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 5 माइनस 2/5 आ जाएगा। ठीक, और माइनस में इसका वैल्यू 5 है, 5 माइनस 6, माइनस में आपका आएगा 1/10, इसको ऐड कर दीजिए तो 64/5 माइनस माइनस प्लस 1/10, यहाँ पर हो जाएगा 10, 128 और प्लस 129/10 आंसर आएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर 129/10। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन आसान ही था। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आती है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको देखिए y² प्लस 2x टाइम्स dy/dx इक्वल टू y, इससे तो पता नहीं चल रहा है तो इसको पलट देते हैं, तो dx/dy क्या हो जाएगा मेरा y² प्लस 2x/y, इतना ही आएगा। ठीक, अब इसको देखिए y से डिवाइड करते हैं तो y और प्लस में 2 टाइम्स x/y, अब इसको इधर लाते हैं तो dx/dy माइनस में आपका 2 टाइम्स x/y इक्वल टू y। अब देखिए ये वाला टर्म कौन सा बन रहा है, लीनियर बन रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर dx/dy हो और यहाँ पे प्लस में है px इक्वल टू q हो, अगर p और q फंक्शन ऑफ y एंड कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ y एंड कांस्टेंट हो तो ये वाला टर्म होता है लीनियर होता है, तो वही तो बन रहा है ना।
वहीं पे बन रहा है, यहाँ पे -2/y आपका हो जाएगा p और q कर सकते हैं आप y, तो यहाँ पे लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो e⁻⁻² -2/y इंटू dy, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/y² आ जाएगा इसका, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आएगा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा दिस इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर में 1/y² इंटू y इंटू dy, और इसका आपका हो जाएगा y कट जाएगा मीन्स -1/y², ठीक। एंड प्लस में आपका एक कांस्टेंट भी आएगा ना, प्लस में आपका एक कांस्टेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हम कर रहे हैं, 1/y का आपका डिफ्रेंसिएशन होता है ना -1/y², 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y होता है, और यहाँ पे प्लस में कर दीजिए c, ठीक। यानी कि x/y² अगर इतना है, अगर x y है 1 भी y है तो 1 रखिए, तो 1 0 हो जाएगा, ये 1 यानी कि c भी 1 आएगा, ठीक। अगर x 1 रखते हैं y 1 तो log y 1 यानी कि log 1 0, और यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यानी कि c = 1 आ गया, ठीक। तो इसमें रख देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, x = y² को उधर भेज दीजिए, y² इंटू log y टू द बेस e और प्लस में आपका 1 हो गया, यही आंसर आएगा। ये भी आसानी क्वेश्चन था। चलिए अब इसको देखते हैं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं y इंटू साइन एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स बाई वाई माइनस वाई, एक्स साइन एक्स बाई वाई माइनस वाई, ऐसा है। इसको देखिए x बाई वाई है और यहाँ पे आपका x बाई वाई है, अगर हम यहाँ पे भी है एक टर्म डी वाई है, ठीक। अगर हम डी एक्स बाई डी वाई करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या बन रहा है, एक्स साइन एक्स बाई वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे वाई साइन एक्स माइनस वाई, इतना बन रहा है। फिर इसको वाई से डिवाइड करते हैं तो देखिए एक और टर्म बन रहा है एक्स बाई वाई, इसको डिफाइन करें तो ई कट जाएगा और फिर माइनस में वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 साइन एक्स वाई वाई, ठीक, 1 साइन एक्स वाई। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट होमोजीनियस फॉर्म है, होमोजीनियस होमोजीनियस फॉर्म है। तो होमोजीनियस फॉर्म में क्या कर देते हैं, एक्स बाई वाई को हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर वाई इंटू टी हो जाएगा, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी वाई, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो t और प्लस में y इंटू डी टी बाई डी वाई, ठीक। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं, इसको पुट करते हैं इसमें, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या है, t प्लस वाई इंटू डी टी बाई डी वाई, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका x बाई वाई टी के और -1 साइन टी के, ठीक। अब टी टी कैंसिल हो गया, जब मेरा t कैंसिल हो गया तो बच क्या गया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, y इंटू डी टी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस में 1 साइन टी। अब अरेंज करते हैं, इसको इधर लाते हैं और y को नीचे ला करके इसको ऊपर लाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, डायरेक्ट हम लिख दे ऐसे, साइन टी इंटू डी टी इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन के अंदर में डी वाई अपन वाई, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी का माइनस कोस टी, और पहला प्लस से माइनस बाहर में तो प्लस में हो जाएगा कोस टी, और यहाँ पे इक्वलिटी हो जाएगा लॉग वाई प्लस सी, ठीक। अब हमको कुछ गिवन है इंफॉर्मेशन, उसका यूज करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, लॉग कॉस में एक्स बाई वाई टी की जगह पे रख देते हैं और लॉग यहाँ पे वाई प्लस सी, ठीक, इतना आ गया। अब हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 वाई इक्वल टू 1, तो इसमें रख देते हैं, देखिए पाई बाई 4 रखते हैं एक्स और वाई 1, तो कॉस पाई बाई 4 1/√2 इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा 0, यानी कि सी 1/√2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/√2 रख दीजिए सी, यानी कि कॉस एक्स बाई वाई बराबर लॉग वाई प्लस 1/√2 आंसर हो जाएगा, यही आंसर गिवन है। देखिए कॉस एक्स अपन वाई और यहाँ पे आपका लॉग वाई प्लस 1/√2, लॉग वाई प्लस 1/√2 कॉस में है ना, कांस्टेंट है ना मेरा, तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं आप, कॉस एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस 1/√2, लॉग वाई, इसमें ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो वही आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये भी एरिया का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन
दिस इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू है पूछा, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। देखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर आप कैसे होता है, वाई बराबर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो याद कीजिए पैराबोला होता है ऐसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक। और वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ कैसे होगा, एम अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ऐसे आएगा, अगर एम निगेटिव लेंगे तो ऐसे आएगा। तो हम एक ही लेते हैं क्योंकि एम का दो वैल्यू आएगा, तो अगर एम पॉजिटिव होगा तो ई वाला हो जाएगा, एम निगेटिव होगा तो ई वाला हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स का। हम एम को पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि एम निकालना है ना, तो एम अगर निगेटिव आ जाएगा तो नीचे ले लेंगे, तो एरिया इसको लेते हैं पॉजिटिव कंसिडर करके। देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आप बोल सकते हैं 0, सॉरी हाँ 0 ही होगा, 0 टू इसका वैल्यू कितना 1/m², अगर एक्स वाई स्क्वायर है और एम है तो 1/m², ठीक। इसको देख लीजिए, अगर मेरा एम वाई बराबर एम एक्स है ना, वाई बराबर एम एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा वाई बाई एम, तो यहाँ से सॉरी वाई एम एक्स है तो एक्स यहाँ से निकालिए, m² एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक एक्स 0 आएगा और एक्स 1/m² आएगा, ठीक। एक एक्स 0 आएगा, एक्स 1/m² आएगा, तो 0 टू m², और इसका यानी कि रूट एक्स, यहाँ से बोल सकते हैं रूट एक्स, वाई बराबर रूट एक्स माइनस वाई बराबर एम एक्स, यानी कि यहाँ पे एम एक्स होगा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और माइनस में m इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, मॉड में ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो मॉड रख देते हैं, यहाँ भी मॉड रख देते हैं, और 0 टू 1/m² है तो उसको भी रख देते हैं 0 टू 1/m², यहाँ पे 0 टू 1/m², देखिए 1/m² रखिएगा तो आपका क्या बनेगा 2/3 इंटू 1/m³ रखिए ना, 1/m² इंटू 3/2 है, तो ई कट गया तो x की 1/m³ आएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस में आपका 1/2m², 1/2m³, सॉरी 2m³ मॉड है, और इसका एक एरिया गिवन है 1/48, ठीक। चलिए अब इसको फिर से देखते हैं, 2/3 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो 1/m³ को हम कॉमन ले लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2, ये मॉड में है 1/48, अगेन इसको देखिए 4 - 3 यानी कि 1/6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/6m³, यहाँ पे क्यू ही है, इक्वल टू प्लस माइनस 1/48, 6 से काट दीजिए 8 बार में, तो m आपका आ जाएगा +-2 यानी कि 2 वैल्यू आ रहा है m का। जब 2 वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो इसीलिए हम मॉड में ले लिए थे पहले ही, m बराबर एक -2 और एक +2, तो ए और डी आंसर आपका हो जाएगा ए और डी, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन फंक्शन। तो इवन में क्या होता है, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं थ्योरी, अगर फंक्शन में -x पुट करते हैं तो f(x) कहीं इक्वल हो जाए तो फंक्शन इवन हो जाता है, अगर हम फंक्शन में -x पुट करते हैं वो -f(x) के इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑड हो जाता है, ठीक। अगर इस दोनों में से नहीं आए कोई तो उसको बोल देंगे कि नहीं होगा, नहीं इवन होगा, नहीं ऑड होगा। तो पहला देखिए ए नंबर, f(x) इक्वल टू है x³ sin x, इसमें अगर हम -x पुट करते हैं तो ए भी माइनस आएगा, ए भी माइनस यानी कि प्लस में हो जाएगा x³ sin x, तो ये आपका हो जाएगा इवन। हमको चाहिए नॉट इवन, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में आते हैं, f(x) इक्वल टू x² cos x, अगर हम इसमें x पुट करते हैं -x पुट करते हैं तो e हो जाएगा x², e भी x, यानी कि e भी इवन होगा, इवन क्योंकि f(x) आ रहा है ना, e इवन है, e इवन है। अब आते हैं सी और डी में, सी और डी में आते हैं, सी में आपका है f(x) इक्वल टू e⁻x x³ sin x, f(x) इक्वल टू e⁻x एंड x³ sin x, ठीक। तो इसमें अगर -x डालिएगा तो ये भी आएगा e⁻−x, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा x³ sin x। देखिए ये तो f(x) के इक्वल नहीं है ना, f(x) के इक्वल नहीं है तो ये तो बोल सकते हैं कि आपका इवन नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा एक। एंड डी में आइए आप, डी में है x माइनस मॉड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको डायरेक्ट आप फ्रैक्शन पार्ट बोल सकते हैं, या इसमें अगर हम f(-x) निकालो, देखिए यहाँ पे -x
माइनस इतना आएगा जो कि एफ एक्स के इक्वल नहीं है। ये भी बोल सकते हैं कि आपका इवन नहीं होगा और ये भी इवन नहीं होगा। मीन्स आपका आंसर हो जाएगा सी और डी। इसका आंसर सी और डी होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि नॉट इवन पूछा है। आपका आंसर हो जाएगा सी और डी। इसका मल्टीपल है। तो आपके सामने था टोटल क्वेश्चन कैलकुलस का। देखिए लो इसका लेवल कितना इजी है, आसान लेवल का क्वेश्चन आती है। तो ऐसे आप ट्राई कीजिए, खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तब तक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 2014 का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में 2014 का क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए बाय।